हेलो स्टूडेंट्स एंड नमस्ते जी। तो जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि उत्तराखंड पीसीएस फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो एग्जाम होने वाला है उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है लेके आऊंगा। 2015 में एग्जाम ही लास्ट बार हुआ था, तो उसका पार्ट वन जो है इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ। तो आइए देख लेते हैं कि हाउ आई विल कवर दिस क्वेश्चन पेपर, कैसे मैं ये 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है जो लास्ट उत्तराखंड पीसीएस का फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का हुआ था वो मैं कैसे कवर करने वाला हूँ। तो आई विल बी टेकिंग दिस क्वेश्चन पेपर इन 4 पार्ट्स। मैं 25 क्वेश्चन जो है एक वीडियो में करूंगा। टोटल हमें 100 क्वेश्चन करने हैं। हम सिर्फ जीएस के जो है क्वेश्चन जो है सिर्फ जीएस के क्वेश्चन कवर करेंगे। एप्टीट्यूड के जो 50 क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं कवर नहीं करूंगा। ठीक है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो 50 बनते हैं वो मैं क्वेश्चन जो है कवर नहीं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। वीरेंद्र डंगवाल वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज बुक। तो पूरा का पूरा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसका आंसर अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है उस टाइम पे करंट अफेयर रहा होगा 2015 के टाइम पे। तो इसका आंसर सी है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। ये जो है बुक के लिए उनको अवार्ड मिला था। तो पूरा का पूरा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं। Second question, environmental conservation program launched by the government of Uttarakhand during the Harela Festival 2015 is known as। तो 2015 में हरेला फेस्टिवल हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया था उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो उस प्रोग्राम का नाम बताना है। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। इसका आंसर डी है, हमारा पेड़ हमारा धन। ये जो है प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था। तो बेसिकली आपको हरेला के बारे में जो है पता होना चाहिए कि हरेला जो है क्या फेस्टिवल है उत्तराखंड के अंदर। तो मैं हरेला के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। हरेला जो है जब हरेला हम बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम मानसून को जो है मानसून का जब सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो जब हम हरेला बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कि तब से मानसून का जो सीजन है स्टार्ट होने वाला है। फार्मर्स जो है फार्मर्स जो है अपनी जो हार्वेस्ट है, जो कटाई है, उसके लिए यहाँ पर उसको कटाई से करने से पहले जो है ये फेस्टिवल जो है बनाया जाता है। इसको ग्रीन यानी हरियाली से भी जोड़ा जाता है। तो ग्रीन का मतलब जो है ये क्रॉप्स हो गए, एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, इसका जो है हरेला का इन्वायरमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर देखा जाए तो। ये जो है मॉनसून से रिलेटेड है, मॉनसून का जो समय आएगा और फार्मर से रिलेटेड है। ठीक है, जो किसान लोग हैं वो हार्वेस्ट करेंगे अपनी फसल को, ये उस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, काफी बच्चे जो कंफ्यूज कर लेते हैं कि हरेला जो पर्व है वो इन्वायरमेंट, सीधा इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है कि कोई हम कंजर्वेशन डे बनाते होंगे या फिर कोई पौधे लगाते होंगे पर्यावरण दिवस के रूप में, ऐसा कुछ टाइप्स होगा, पर ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। थर्ड क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ अमेरिका इज द सिलिकॉन वैली सिचुएटेड। सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है अमेरिका में? तो इसका आंसर जो है कैलिफोर्निया बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं हम कि सिलिकॉन वैली का मतलब क्या होता है। तो सिलिकॉन वैली जो है, सिलिकॉन वैली का मतलब वो होता है कि जहाँ पे उस लोकेलिटी के मेजॉरिटी या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर स्टार्टअप्स लोकेटेड हो। बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर स्टार्टअप जो है उस जगह पे लोकेटेड हो, उसको हम बोल देते हैं सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली अमेरिका की जो है कैलिफोर्निया है। ऐसे ही सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी है, सिलिकॉन वैली इंडिया की भी है। तो इंडिया की सिलिकॉन वैली क्या है आपको पता होना चाहिए। टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और आंसर बताइए। इसका आंसर वैसे बैंगलोर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने आपको ये जो है रिवाइज करा दिया। बैंगलोर जो है इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैं यहाँ पे रब करता चलूंगा, स्पेस थोड़ी कम है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं वो। फिर चौथा क्वेश्चन, हमारी धरोहर स्कीम इन इन इंडिया इज इंट्रोड्यूस टू। 2014 में जो है स्कीम लॉन्च हुई थी, 2015 में एग्जाम हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट अफेयर्स का ये सीधा 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 पार्ट बन गया था। पहला, प्रमोट सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, प्रोवाइड डे केयर सर्विसेज टू चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वुमेन, improve language development by creating interest in reading and writing, and fourth, preserving rich heritage of minority communities। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक छोटा सा मैं तरीका बता देता हूँ। अगर आपको कभी भी इस स्कीम के बारे में हमने पढ़ा नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करना है।
तो पहले 3 ऑप्शन जो है आप देख लीजिए, सर्वाइवल, प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड के लिए आपको पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है बहुत पुरानी है, तो ये स्कीम उस वक्त होनी चाहिए, तो ये शायद नहीं हो सकती, तो इसको आप एलिमिनेट कीजिए। प्रोवाइड डे केयर सर्विसेज टू चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वुमेन, चलो इसको हम रख लेते हैं। इम्प्रूव लैंग्वेज डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये भी एजुकेशनल से रिलेटेड है, ठीक है। हमारी धरोहर, तो बेसिकली हमें सबसे पहले यही इसका हिंट पकड़ना है कि हमारी धरोहर, धरोहर का मतलब कुछ होता है कि जो आपकी जो है हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री से कुछ रिलेट करता हो, ठीक है। तो आपकी हिस्ट्री को रिलेट करने वाला, तो आपका यहाँ पे एक आपका सबसे बड़ा हिंट है हेरिटेज। हेरिटेज जो होता है आप जो है प्रिजर्व करते हो, यानी अपने जो है कल्चर को जो है आप बचा के रखते हो, किस लिए, आगे की जनरेशन के लिए, ठीक है। हमारी धरोहर, तो इसके नाम से अगर आपकी थोड़ी सी हिंदी अच्छी है तो नाम से आपको पता लग रहा होगा कि हेरिटेज से कुछ कनेक्शन बैठ सकता है इसका, ठीक है। प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, ये इसका सही आंसर था, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ब्लैंक हो, आपने कुछ पढ़ा नहीं हो, तो आप ऐसे करके जो है क्वेश्चन क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे देखा जाए तो, जिसने पढ़ा हो, और जिसने नहीं पढ़ा हो तो वो भी शायद इसको एलिमिनेशन मेथड से जो है सॉल्व कर सकता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन 5। ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को ट्रिकी लगा था, क्वेश्चन ट्रिकी नहीं था, थोड़ा इनोवेटिव, ऐसे क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। द गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज दैट द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बोरो ओवर द साइकिल टू फाइनेंस व्हाट। जिनका इकोनॉमिक्स से बैकग्राउंड नहीं है तो उनके लिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था ये, क्योंकि जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स के साथ है वो भी थोड़ा सा इसको जो है कंफ्यूज हो गए थे कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। सो द गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी द इज दैट द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बोरो ओवर द साइकिल टू फाइनेंस। तो सबसे पहले जिसको फिस्कल पॉलिसी का मतलब नहीं पता है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब वो होता है, फिस्कल पॉलिसी इज बेसिकली स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, जो सरकार ने कदम उठाएगी, कुछ भी सरकार कदम उठाएगी उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। जो भी स्टेप जो है आरबीआई उठाता है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और ये फिस्कल पॉलिसी प्लस मॉनेटरी पॉलिसी है, जो इन दोनों को मिलाकर फिस्कल पॉलिसी प्लस मॉनेटरी पॉलिसी, इन दोनों को मिलाकर हमारी इकोनॉमी चलती है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी के मैं एग्जांपल देता हूँ, सरकार कुछ भी स्कीम लॉन्च करती है कि हम इस स्कीम में इतना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। आरबीआई है, आरबीआई के फॉर एग्जांपल कुछ इंडिकेटर्स हैं जो वो यूज करती है, फॉर एग्जांपल रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिससे बैंक जो है कर्जा लेता है आरबीआई से उस ब्याज दर पर, ठीक है। तो बेसिकली इंडिकेटर्स जो इकोनॉमी को जो है चलाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हम पे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब द गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, गोल्डन रूल पूछ रहा है बेसिकली फिस्कल पॉलिसी का, ठीक है। जिसने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो यहाँ पे जो लॉजिक लगाने की कोशिश करेगा तो वो शायद ना लगे यहाँ पे। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी हुई है तो ही आपको पता कर पाओगे। तो इसका आंसर जो है बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, रब में करके, भैया, ठीक है। इसका आंसर जो है, एक सेकेंड, फाइल जो है थोड़ा हैंग हो गई है मेरी, आई एम सॉरी फॉर द डिले। पेन, जी हाँ, द गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जो बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराई थी इस क्वेश्चन के थ्रू। तो इसका आंसर जो है इन्वेस्टमेंट है। तो अब मैं बताता हूँ आपको इन्वेस्टमेंट इसका आंसर कैसे है। गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज दैट द गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बोरो, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि फिस्कल पॉलिसी गोल्डन रूल क्या कहता है कि गवर्नमेंट को बोरोइंग्स अगर करना है, कि गवर्नमेंट को जो बोरिंग्स करना है, अच्छा गवर्नमेंट बोरो कब करती है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो जाता है, किससे, रिसीप्ट्स यानी गवर्नमेंट की इनकम से। गवर्नमेंट का इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो तो इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ेगा। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर गवर्नमेंट कर्जा ले रही है तो गवर्नमेंट कर्जा जो है किस पर्पस के लिए यूज करना चाहती है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस पर्पस से जो है अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, किस पर्पस के लिए गवर्नमेंट जो है बोरो करेगी। करंट एक्सपेंडिचर के लिए, जो आजकल जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसके लिए,
ओल्ड लोन्स के लिए, जो पुराने जो उन्होंने लोन्स ले रखे हैं उस लिए, या फिर इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स के लिए। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन्वेस्टमेंट है। तो अब मैं बताता हूँ इन्वेस्टमेंट क्यों है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो ऑप्शन हमारा ए है वो कहता है करंट एक्सपेंडिचर। तो करंट एक्सपेंडिचर को हम अगर करने के लिए लोन ले रहे हैं, अगर करंट एक्सपेंडिचर को करने के लिए, करंट एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए हम लोन ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि इससे सिर्फ और सिर्फ हम जो है आज का जो है, आज का जो खर्चा है वही पूरा कर पा रहे हैं। इसमें ना तो कोई हमारी एसेट क्रिएट हो रही, ठीक है, ना कोई हमारी कैपिटल फॉर्म हो रही है। अगर ये दोनों चीज नहीं हो रही तो हमारी जो है ग्रोथ कैसे हो जाएगी। ये पूरा एक इकोनॉमिक्स का जो है पूरा जगह थ्योरी है। तो अगर आपके पास एसेट नहीं होगी, अगर आपके पास मशीन नहीं होगी, तो मशीन अगर नहीं होगी तो आप अपना जो बिजनेस होता है वो कैसे आप जो है बढ़ा लोगे, कैसे बढ़ाओगे अगर मशीन ही नहीं होगी। तो ऐसे ही गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट पे खर्चा नहीं करेगी, इन्वेस्टमेंट का मतलब आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब किसी चीज में अच्छा इन्वेस्ट किया और अच्छी तरह से उसका रिटर्न आया, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो रिटर्न कैसे आएगा। सिंपल भाषा में बात करूँ तो इकोनॉमिक्स यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स ज्यादा नहीं बात करेंगे। ओल्ड लोन, अगर ओल्ड लोन को हम पे कर रहे हैं बोरो मतलब अपनी बोरोइंग से, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी जो लाइबिलिटी है, अच्छा इसमें ये लिखा भी नहीं है कि ओल्ड लोन को रीपे करना है, मैंने मान लिया, ठीक है। ओल्ड लोन्स एक्सपेक्टेड टू बोरो ओवर द साइकिल टू फाइनेंस ओल्ड लोन्स। अच्छा फाइनेंस लिखा हुआ है तो सॉरी, इसका मतलब यही होगा कि रीपेमेंट करनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लाइबिलिटी जो है कम हो जाएगी। अगेन लाइबिलिटी जो कम हो गई, इट्स गुड, अच्छी बात है, लाइबिलिटी कम हो गई। लेकिन क्या हमारी एसेट क्रिएट हुई यहाँ पे, एसेट क्रिएट हुई। अगर एसेट क्रिएट नहीं होगी तो हम ग्रोथ कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये भी चला गया, ओल्ड लोन से भी फायदा नहीं होगा, करंट एक्सपेंडिचर से फायदा नहीं होगा। इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड, अब इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर गुड मतलब रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स को हम बाहर से मंगा रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात हिंदी में अगर हम बात करें तो, ठीक है, इंपोर्ट, ठीक है। तो अगर हम कंज्यूमर गुड, यानी कंज्यूमर गुड वो गुड होते हैं जो डेली मर्रा के गुड होते हैं, डेली मर्रा के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या इस चीज के लिए गवर्नमेंट बोरो करेगी, मतलब गवर्नमेंट जो है इस चीज के लिए बोरो करेगी कि डेली मर्रा के प्रोडक्ट्स जो है उसको हम खरीद सके, तो इसलिए हम बोरो कर लेते हैं। तो इन तीनों चीजों को मैंने बता दिया कि आपको तीनों ऑप्शन गलत क्यों है। इन्वेस्टमेंट से, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसेट क्रिएशन। आप फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस भी खोलते हो, छोटा सा एग्जांपल लूंगा मैं आपको, कोई बिजनेस खोलोगे, ठीक है। उस बिजनेस में अगर आप मशीन्स नहीं रखोगे तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा, अनटिल अनलेस आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। सर्विसेज में कोई मशीन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हो, आप पर्चा कटवाते हो अपना, ठीक है, डॉक्टर जो है दवाई लिख देगा, इसमें कोई मशीन की जरूरत तो है नहीं, उसका अपना अनुभव है, उसका जो अपना पढ़ाई लिखाई उसने की है वो आपको बता रहा है। ऐसी टीचर, टीचर के पास कोई मशीन की जरूरत नहीं है, हालांकि आज की डेट में जो है लैपटॉप, मोबाइल फोन, पेन, टैबलेट ये सब चाहिए होते हैं। बट अगर टीचर की बात की जाए तो उसको सिर्फ आपको समझाना है कि क्या क्या आपको पढ़ाएगा वो, क्या टॉपिक्स आपके होंगे। तो इन सिंपल टर्म, इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगी तो एसेट क्रिएट नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट ही सबसे अप्रोप्रिएट इसका आंसर है, ये थ्योरी जो है एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट कहती है, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये मैंने बहुत सिंपल भाषा में, बहुत इकोनॉमिक्स हटा के चीज़ों से वो मैंने पढ़ाया है, इकोनॉमिक्स में मैं ज़्यादा गया नहीं उस चीज़ में। लेकिन जब फिजिकल पॉलिसी की बात की है, फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स की बात की है, करंट एक्सपेंडिचर की बात की है, तो ये सारे इकोनॉमिक्स टर्म है। तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा घुसना ही था, जिनकी इकोनॉमिक्स थोड़ी वीक है तो उनको डरना नहीं है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। गोल्डन रूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी जो है अगर आप गूगल में भी टाइप करोगे तो एज इट इज यही आएगा लिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट आएगा सीधा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये बहुत स्टेटिक चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल ओल्ड, सॉरी, ओल्ड लोन्स इंपॉर्टेंट कंज्यूमर गुड्स एक्सपेंडिचर क्यों नहीं हो सकते वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही एसेट क्रिएट होती है और एसेट क्रिएट से ही ग्रोथ होगी, एसेट क्रिएट से ही ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी।
और ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, डेवलपमेंट हो तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो यही तो हमारा काम होता है, यही तो काम होता है सरकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया मैंने इसको ज़्यादा ही। ठीक है, बट बात इलेबोरेट इसलिए क्यों है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन को समझें। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या उसका आंसर है। ठीक है, और आंसर क्यों है, रटना नहीं है चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एट नेशनल लेवल फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स। ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगेन। ठीक है, इकोनॉमिक्स से आया है। तो कितनी क्रॉप्स पे सीएसईपी जो है रिकमेंड करती है एमएसपी? इसका आंसर 23 है। ठीक है, 23 है। अब इसमें दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज क्या? पहली चीज तो ये कि 23 क्रॉप्स जो है कौन कौन सी है, अलग अलग कैटेगरीज में जो है ये जो है डिवाइड हो रखी है। पहली इसमें 7 सीरियल्स होते हैं। सीरियल जैसे पैडी हो, मतलब आपके राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब इंक्लूड होते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद 5 पल्सेस आती है इसके, मतलब 5 दालें आती हैं, 5 तरह की दालें आती हैं। 7 तरह के ऑयल सीड्स आते हैं और 4 तरीके की कमर्शियल क्रॉप आती हैं। कमर्शियल क्रॉप का मतलब जैसे शुगर केन, गन्ना, कॉटन। ठीक है, इन सब को मिला के इन 23 चीजों पे आपकी एमएसपी जो है प्रोवाइड करती है। और इसको कौन रिकमेंड करता है? सीएसईपी। अच्छा, इसमें एक ट्रिक और है क्वेश्चन में। इस बार तो इन्होंने ऐसे पूछ लिया कि सीएसईपी कितने क्रॉप पे एमएसपी जो है रिकमेंड करती है। तो इसमें एक ट्रिक ये है कि इसमें एक रोल कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का भी एक रोल होता है एमएसपी में। जब एमएसपी की बात की है तो एमएसपी का इस चीज को पूरा करें। सीएसईपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इस ये जो एमएसपी है, ये एमएसपी कितनी होगी ये रिकमेंड करती है सिर्फ। मतलब ये बताती है कि सर ये 250 रुपये हो सकती है। इसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना किसका काम होता है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। ठीक है, ये ट्रिक जो है आपको पता होनी चाहिए। सीएसईपी जो है सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करती है, रिकमेंडेशन का काम है उसका सिर्फ। उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ये डिसाइड करेगी कि इसको एक्सेप्ट करना है, ये 250 रुपये में देना या नहीं देना। ठीक है, इसमें ये एक और जो चीज जो आपको पता होनी चाहिए अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो टारगेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 2014-15 हैज बीन फिक्स्ड एट। मतलब उस साल क्रेडिट फ्लो कितना क्रेडिट उनको देना है, ये उन्होंने एक टारगेट उन्होंने सेट किया था, टारगेट सेट किया था। बहुत फैक्चुअल है, उस साल रहा होगा। इसका आंसर 8 लाख करोड़ रुपीज है। बहुत फैक्चुअल जो है फिगर ये उन्होंने पूछा था। अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बस आपका रेलेवेंस ये है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो टारगेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कितना अमाउंट उन्होंने सेट किया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये फिगर आपको ऐसी ऐसी याद रखनी है या फिर देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डब्ड एज अ लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल जो है इनमें से क्या है? ठीक है, लिविंग फॉसिल इनमें से क्या है? स्पेन स्पेनोडॉन, टोड, एशिडना, क्रोकोडाइल। बहुत साइंटिफिक नेम्स मेरे को लग रहे हैं, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो बहुत ही अजीब से नाम होंगे ये। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है। इसका आंसर ऑप्शन ए है, स्पेनोडॉन। अभी ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया उन्होंने पूछा क्यों था, क्योंकि स्पेनोडॉन में जैसे मैंने गूगल सर्च किया तो एक तरह से मेरे को रेप्टाइल वाली फीलिंग आई, एक छिपकली बन के आई थी। ठीक है, छिपकली टाइप्स कोई जीव था। और ये एंडेमिक यानी कहाँ पाया जाता है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो मुझे समझ नहीं आया इन्होंने क्वेश्चन पूछा क्यों था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। ठीक है, वो उन्होंने मतलब आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, अदरवाइज ये शायद करंट अफेयर्स में रहा हो कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा, हो सकता है शायद करंट अफेयर में हो, अदरवाइज कोई शायद शायद बनती नहीं। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन उन्होंने पूछना चाहा होगा तो इन्होंने पूछ लिया। स्पेनोडॉन जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इनमें से क्या काम नहीं है? इन 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, रिटर्निंग बैक एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। यानी ऑर्डिनरी बिल जो उनके पास आया, क्या वो उसको रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन करने के लिए?
बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो आंसर नहीं है इसका। रिटर्निंग बैक अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, क्या वो मनी बिल को वापस कर सकते हैं रिकंसिडरेशन करने के लिए? ये आंसर आपको देखना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का वो डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब जब किसी का कार्यकाल जो है पूरा हो जाता है, किसी का टेन्योर पूरा हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2019 में हमारे मोदी जी का टेन्योर जो है खत्म हो गया था, तो जब उनके लास्ट सेशन हुआ पार्लियामेंट का, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ने डिसोल्यूशन के ऑर्डर्स दे दिए कि पार्लियामेंट जो है डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है, बंद हो चुकी है, अब नए इलेक्शंस होंगे, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। जो फ्रेश इलेक्शन 2019 में हुए, पीएम नरेंद्र मोदी दोबारा से जीते और उसके बाद जो है फिर से यहाँ पे वो पीएम हमारे बने, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। समनिंग ऑफ द सेशन ऑफ द राज्यसभा, इसका मतलब जब आपको पता है मॉनसून सत्र होता है हमारा, समर आपका विंटर सेशन होता है, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के अलग अलग सेशन होते हैं, ठीक है। वैसे हमारी पॉलिटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के एक साल में कितने सेशन हो सकते हैं, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट के जो सेशन है उनके बीच में सिर्फ गैप जो है 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा कि 3 सेशन होने चाहिए, फिर 2 सेशन होने चाहिए, उन्होंने सिर्फ लिखा कि पार्लियामेंट के जो सेशन है उनके दो दो सेशन के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12 महीने होते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कहीं ऐसा फिगर नहीं लिखा कि 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि आमतौर पर जो आज की डेट में पार्लियामेंट के सेशन होते हैं वो 3 होते हैं। बजट सेशन होता है, ठीक है, मॉनसून सेशन होता है, और एक विंटर सेशन होता है। विंटर सेशन जो है अभी चालू होने वाला है नवंबर के एंड में, तो विंटर सेशन उसको बोलेंगे, ठीक है। समनिंग ऑफ द सेशन, तो जो अब जो विंटर में जो सेशन होगा उसको बोलेंगे कि समनिंग, कि प्रेसिडेंट बोलेंगे कि चलो भाई आ जाओ, अब जो है पार्लियामेंट का जो है सेशन करेंगे, तो इसको बोलते हैं समनिंग, ठीक है। अब इसका आंसर जो है आपको पता होना चाहिए था वैसे तो, अगर आपने पॉलिटी की हुई है, बट अगर आंसर आपको पता नहीं है तो आंसर इसका है बी ऑप्शन, रिटर्निंग बैक अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ये प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है, इसका आंसर क्यों है ये मैं बता देता हूं आपको। देखो, पहला चीज है रिटर्निंग बैक एन ऑर्डनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कोई ऑर्डनरी बिल आया प्रेसिडेंट के पास, क्या वो उसको बिल को वापस कर सकते हैं रिकंसिडर करने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट हैज दैट पावर टू रिटर्न एन ऑर्डनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। तो अगर ये सेम बिल, अब ये पार्लियामेंट के हाथ में है कि जो प्रेसिडेंट ने वापस किया है बिल, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं करने, ये पार्लियामेंट के हाथ में है, करने हैं या नहीं करने हैं। अगर पार्लियामेंट उस सेम बिल को विदाउट एनी चेंज या फिर चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो वो चेंज कर ले या वो चेंज ना करे, अगर सेम बिल भी अगर वो एग्जैक्टली प्रेसिडेंट को वापस दे देती है ना, तो प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट, ठीक है, प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट दोबारा उसको रिटर्न नहीं कर सकते रिकंसिडरेशन करने के लिए, सिर्फ वो एक बार कर सकते हैं। अच्छा, ये हम सिर्फ ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मनी बिल की बात मैं नहीं कर रहा। मनी बिल का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। मनी बिल में क्या होता है, सरकार को मनी बिल लाने के लिए सबसे पहले उसका प्रोसीजर, मनी बिल को लाने के लिए ये होता है कि सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी है कि मैं मनी बिल लाना चाहता हूं। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट से परमिशन लेगी कि वी वांट टू ब्रिंग अ मनी बिल। अगर ये परमिशन मिल जाती है तो मनी बिल आ जाएगा, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो मनी बिल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट ने पहले परमिशन दे दी होगी, तभी यहाँ पे रिटर्निंग की नौबत आई। अब रिटर्निंग की नौबत आ गई तो रिटर्निंग पावर तो उनके पास है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में इसकी परमिशन दे चुके थे। जब किसी बिल की स्टार्टिंग में ही परमिशन दे दी हो, अब वो प्रेसिडेंट जो है बीच में तो बोलेंगे नहीं 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 इसको वापस लेके आओ, अब ये जो है हम ये बिल जो है अलाउ नहीं करूंगा। तो रिटर्निंग बैक अ मनी फॉर रिकंसिडरेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, ठीक है, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अप टू व्हाट एज कैन द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर्व? सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर क्या होता है, बेसिकली ये पूछा गया है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल था, आप सभी लोग इसको याद करके गए होंगे, मुझे पता है, याद आता है, 65 ईयर्स का इसका आंसर है। अच्छा, इसको कैसे आपको देखना, आप हाई कोर्ट के जज का जो टेन्योर होता है, हाई कोर्ट के जज का टेन्योर और सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर, इसमें शायद कभी कभार कंफ्यूज रहते हो कि कितना क्या होता है। तो आपको एक ट्रिक में बता देता हूँ कि हाई कोर्ट का जज का जो टेन्योर होगा वो 62 होता है,
और सुप्रीम कोर्ट का जज का टेन्योर जो है 65 होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा या फिर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहती है कि हम जो इस हाई कोर्ट के जज को एक मौका मतलब चांस देते हैं कि ये जो है अपने 3 साल सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसका भी 65 रख देते और इसका भी 65 रख देते तो ये रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकते थे अगर यहाँ पे सेम चीज होती। लेकिन हमने इसका टेन्योर जो है 3 साल एटलीस्ट कम रखा हुआ है हाई कोर्ट का। उसके पीछे रीजन यही है कि वो जो जज हाई कोर्ट से रिटायर हो रहा है 62 की एज पे, वो अपने 3 साल आगे सुप्रीम कोर्ट का जज बन के रह सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जज का जो टेन्योर है वो 65 रखा हुआ है और हाई कोर्ट के जज का जो टेन्योर है वो 62 रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल टेन्योर ऑफ पंचायत? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सबको ही पता है कि 5 साल होता है। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात, लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें कि शायद 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इतना सिंपल तो सवाल पूछेंगे नहीं, बट ये बहुत सिंपल सवाल था, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। 5 साल जो है बहुत सही। ठीक है, 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स इन इंडिया आर। ठीक है, ये थोड़ा अगर आपको पता है तो पता है, अदरवाइज इसमें कोई आप जो है लॉजिक नहीं लगा सकते। इसका आंसर जो है बी धरवार रॉक्स है। अभी धरवार रॉक्स जो है क्यों सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? बिकॉज ये जो है इनकी जो है हाई वैल्यू होती है, हाई वैल्यूएबल, बिकॉज दे हैव हाई वैल्यूएबल मिनरल्स। इनके पास हाई वैल्यूएबल मिनरल्स हैं। फॉर एग्जांपल आयरन और आयरन इनके पास है, मैंगनीज इनके पास है, ठीक है, कॉपर इनके पास है, गोल्ड इनके पास है, लीड इनके पास है। ऐसी ऐसी बहुत सारी जो कीमती कीमती मिनरल्स होते हैं वो इस रॉक्स में पाए जाते हैं। इसलिए इसको इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स बोला भी जाता है। अच्छा, ये रॉक्स है कहाँ पे? ये रॉक्स कर्नाटका में पाए जाते हैं। ठीक है, कर्नाटका में जो है ये रॉक्स जो है कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंडक रिवर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम? गंडक रिवर तो उत्तराखंड के हम, ये हमें पता होना चाहिए। इसका आंसर गंगा जी है। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है गंडक रिवर है, गंडक रिवर। और ये गंडक रिवर जो है ये नेपाल से ओरिजिनेट होती है, नेपाल से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो ये जो रिवर है ये नेपाल की रिवर है और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा जी की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। एट व्हाट ऑल्टीट्यूड्स आर अल्पाइन फॉरेस्ट फाउंड? अब अल्पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं? अल्पाइन फॉरेस्ट आपको टेक्निकलिटीज नहीं पढ़नी, बस इतना पता होना चाहिए कि एक तो पहली बात तो ये माउंटेन में होते हैं। ठीक है, और माउंटेन पे भी जो माउंटेन थोड़ी हाइट के होते हैं उस पे होते हैं। ठीक है, वहां पे ये अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो 800, 900 मीटर, 2000, 2900। तो मैंने बताया कि माउंटेन जो हाइट पे हो वहीं पे आपके अल्पाइन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। तो ऐसे करके भी आप इसको आंसर ले सकते थे। तो इसका आंसर 2900 मीटर टू 3500 मीटर है, जो कि 38 मीटर्स तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दी कि 13 मीटर तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं ये अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया लोकेटेड? पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे बना था? तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी में बना था। सन था 1986। नंदा देवी भी काफी क्लोज है, काफी पुराना है। नंदा देवी जो 1988 में हुआ था। तो इन दोनों में ही कंफ्यूजन रही होगी जिसको नहीं आता था। ठीक है, तो 1986 में नीलगिरी था, नीलगिरी इसका आंसर है। नंदा देवी जो है 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था। ठीक है, 19 मेरे ख्याल से 1986 में जो है ये नेशनल पार्क बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द मैक्सिमम रेनफॉल, द मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया इज रिसीव्ड फ्रॉम। सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है कहाँ से में मिलती है? साउथ वेस्ट मानसून से, रिट्रीटिंग मानसून से, नॉर्थ ईस्टर्न से, या साइक्लोन से? बहुत सिंपल आंसर इसका जवाब है साउथ वेस्ट मानसून। जो हमारे मेन कारण है इंडिया में बारिश का, वो है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून कैसे होता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपको जानना है टॉपिक, आपको लगता है कि आपको ये मानसून का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि मानसून आता कैसे है और रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, साइक्लोन्स क्या होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून क्या होते हैं।
इन पे अगर आप एक वीडियो चाहते हैं, आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके लिए इस पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट, अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो पता है, अदरवाइज नहीं पता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे है? वाराणसी, चितरंजन, गोरखपुर, पेरम्बूर। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री काफी लोगों को अगर थोड़ा कहीं इन चारों ऑप्शंस में याद नहीं आ रहा होगा तो ये तमिलनाडु में कहीं पे है। ठीक है, वाराणसी यूपी में है, चितरंजन पता नहीं, गोरखपुर यूपी में, पेरम्बूर। तो आपको अगर हो सकता है कंफ्यूजन तो बी और डी में हो सकता है, तो इसका आंसर डी है वैसे तो ये बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, इसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। 19. Who among the following deciphered the Mauryan Brahmi for the first time? Again a very factual information. William Jones, Alexander का नाम अगर हमने पढ़ा है तो आपको याद होगा, अदरवाइज नहीं। इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जी ने डेसिफर की थी, यानी निकाली थी मॉरियन ब्राह्मी पहली बारी में, फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर राइनोसोरस पॉपुलेशन? राइनोसोरस सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो राइनोसोरस मतलब ये क्वेश्चन भी मैं सिंपल कैटेगरी में ही कैटेगराइज करूंगा, क्योंकि राइनोसोरस की जो पॉपुलेशन है, मतलब बहुत न्यूज में रहते हैं कि राइनोसोरस कहाँ जा पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, जो कि असम में है। ठीक है, तो इसको आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, आपको सबको पता है, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ राइनोसोरस की पॉपुलेशन नहीं है, फेमस नहीं है, हम टाइगर्स के लिए फेमस है जिम कॉर्बेट। तो बन्नरघट्टा, बन्नरघट्टा जो है आपका बैंगलोर में, कर्नाटका में। ठीक है, जिसको लग रहा होगा कि राइनोसोरस जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं, इतना तो हमें पता है। तो अगर आपको जितना भी पता है तो भी आप आंसर इसको ला सकते थे। कैसे? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, बन्नरघट्टा जो है बैंगलोर यानी कर्नाटका में है, रणथंबोर राजस्थान में है। तो इनमें से एक ही नॉर्थ ईस्ट में लोकेशन बनती है, वो है काजीरंगा। वैसे तो काजीरंगा सबको याद ही रहता है, बहुत फेमस नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आंसर किया जा सकता था। 21st क्वेश्चन, which of the following term it was not mentioned in ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में कौन सा ऐसा टर्म है जो मेंशन नहीं था? अब इसको सवाल करने के लिए या तो आपने इसको रटा हुआ हो, अगर रटा हुआ नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैंने इसको देखा नहीं है, तो आपको कैसे इसको आप जो है कर सकते थे? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ी होनी चाहिए। आपको एंशिएंट इंडिया का थोड़ा ब्रॉड फ्रेमवर्क, जो टाइम फ्रेम है वो भी अगर आपको याद है, तो भी आप इसको कर सकते थे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। तो आपने पहले सबसे पहले देखा कि सबसे पहले तो हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि अराउंड 1500 बीसी के टाइम पे हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आया था ये वैदिक पीरियड। ठीक है, जिसमें आपका अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड जो था। और उसके बाद, इन सब के बाद जो है, एक एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि राइज ऑफ 16 महाजनपद। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखो, जनपदा, समग्र, ग्राम। ऋग्वेदा जो टाइम पे कब हुई होगी? ऋग्वेदा जो है कब बनी होगी? इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे? नहीं। वैदिक पीरियड के टाइम पे? आपको ज्यादा सीधा सीधा आपको पता लग रहा है कि ऋग्वेदा जो है वैदिक पीरियड के टाइम पे बनी हो रही। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम में बनी थी, यानी राइज ऑफ 6 महाजनपदा, महाजनपदा जो है वो बाद में आए थे। तो इसमें बचा क्या? जना, समग्र, ग्राम को छोड़ के जनपदा। तो जनपदा जो है बाद में आए, तो इसका आंसर जो है जनपदा है। अगर आपको ये आपने कहीं पढ़ा नहीं, आपको इसको याद करके नहीं गया हो, तो अगर आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है, थोड़ी टाइमलाइन पता है एंशिएंट हिस्ट्री में, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बिम्बेटका इज फेमस फॉर व्हाट? बिम्बेटका जो है किस चीज के लिए फेमस है? अगेन, बिम्बेटका जो है फेमस जो है, क्या हो गया, हाँ, Bhimbetka is famous for what? Bhimbetka is famous for stupas, temples, sculpture, prehistoric paintings. The answer is A, prehistoric paintings. तो Bhimbetka क्या? केव्स में जो है, गुफाओं में है, गुफाओं के अंदर जो है पेंटिंग्स बनी हुई है, पेंटिंग्स बनी हुई है। ठीक है, उसको उस चीज के लिए Bhimbetka जो है फेमस है। आप इसकी पिक्चर जरूर देखना, गूगल पे सर्च करना Bhimbetka पेंटिंग्स, आपको ऐसी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, 23rd पे आते हैं। द कॉपर कॉइन जिटल, द कॉपर कॉइन जिटल वॉज इशूड बाय हुम? किसने जो है कॉपर कॉइन जिटल जो है वो इशू किया था? तो इसका आंसर अगेन वेरी फैक्चुअल, अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, इल्तुतमिश इज द आंसर। काफी फैक्चुअल अगेन क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु रोट जहांगीर चंद्रिका? जहांगीर चंद्रिका किसने लिखी थी? ठीक है, तो अगेन वेरी फैक्चुअल, फिर से आपने इसको रटा या फिर पढ़ा है तो आपको याद होगा। आंसर इज केशव दास। केशव दास जी ने यहाँ पर जहांगीर चंद्रिका जो है लिखी थी। काफी फैक्चुअल था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। ड्यूरिंग मुगल पीरियड मनसबदारी सिस्टम वाज रिलेटेड टू? कि मनसबदारी सिस्टम जो है वो किस चीज से रिलेटेड था? जस्टिस से, ट्रेड से, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से, रिलीजियस अफेयर से? तो इसका आंसर जो है मनसबदारी सिस्टम के पहले आपको बता देता हूँ मतलब क्या होता है। मनसबदारी का मतलब इसको हम अगर ब्रेक करें मनसबदारी को, तो मनसब का मतलब होता है रैंक। आज की डेट में इसको रैंक बोलते हैं। ठीक है, तो मनसबदारी का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जस्टिस नहीं हो सकता, ट्रेड नहीं हो सकता, रिलेशन, क्योंकि रैंक एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको मनसबदारी में मनसब का मतलब ही पता है, मनसब का मतलब रैंक होता है, तो भी इसको आप आंसर को कर सकते थे। सी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इज द आंसर। सो विद दिस हम ये वीडियो के एंड करते हैं। हमने 25 क्वेश्चन करे हैं, 100 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। ठीक है, मैं अभी सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट जो है लेके आऊंगा। ऐसे ही हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, और उन क्वेश्चन को, हमारा पर्पस ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर आप उसको पढ़ के ना गए हो तो। कैसे आप अपनी जनरल जो है अंडरस्टैंडिंग से, जनरल अंडरस्टैंडिंग से अगर आपने जो है चीज़ों को रटा नहीं है, तो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, एलिमिनेशन के मेथड से। ठीक है, तो ये हमारा पर्पज रहेगा। पहली हमने वीडियो जो है कवर कर लिया, 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। आने वाले 2 3 4 हम आगे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन जो है कवर कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। सो से स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो दैट विल कम इन, आई थिंक मैं कल तक ये जो है वीडियो, फिर आज शाम तक मैं जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हमें फटाफट करने हैं एग्जाम, क्योंकि 28 नवंबर को है एग्जाम, बहुत जल्दी आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा पर्पज है, इसलिए हम ये जो है प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर इसलिए कवर कर रहे हैं, ताकि आप फैमिलियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, आपके किसी भी काम आ रहा हूँ, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में कुछ भी ऐड ऑन हो रहा है। ठीक है, कुछ भी अगर ऐड ऑन हो रहा है तो आप प्लीज, दिस इज द लीस्ट यू कैन डू फॉर मी। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपके दोस्तों के भी काम आ सकती है, देन यू कैन ऑलवेज शेयर माई वीडियोस। ठीक है, तो स्टडी जीएस विद शिवम मौर्य मेरा चैनल का नाम है। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगता है मेरा चैनल कुछ अच्छा काम कर रहा है, अगर अच्छी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।